झुकना बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि वो नम्रता से पहचान कराती है कि झुकना बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि वो नम्रता से पहचान कराती है। पर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ, आत्मसम्मान। कहते हैं ना कि जिस इंसान के अंदर आत्मसम्मान नहीं होता है वो इंसान मृत तुल्य होता है। इंसान को हमेशा सब कुछ करना चाहिए, झुकना भी चाहिए, किसी के लिए जो है अपने आप को कभी कभार अपने कदमों को पीछे भी कर लेना चाहिए। लेकिन जहाँ आत्मसम्मान की बात आती है वहाँ पर इंसान को कभी समझौता नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। जानकी आज बहुत देर कर दी आने में। बहू को आज जल्दी जॉब पर जाना था तो उसने जल्दी से कुछ नाश्ता बना के रख दिया है। उसने कहा है जैसे ही जानकी आएगी उससे बोल देना कि मैंने नाश्ते में थोड़ा सा कुछ बना दिया है, वो देख लेगी और माँ जी जो भी कुछ करना होगा तो आप उसे कह दीजिएगा कि वो बना देगी। तो देख जानकी, बहू ने क्या बनाया है, और मैं तो भी पूजा कर रही थी इसलिए मैंने अभी चाय भी नहीं पी है। और देख जो भी नाश्ता बनाया हो वो लाकर हमको दे दे। आज मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, इस वजह से आज मैं उठ भी नहीं पाई। बहू जानती थी पर वो उसे बहुत काम था आज ऑफिस में, तो वो चली गई है। और उसने कहा है कि जैसे ही जानकी आएगी मैं उससे अपना नाश्ता ले लूँगी। क्या हुआ अम्मा? कुछ आज ठंड लग गई? क्यों आपके पैरों में दर्द है? पता नहीं क्यों जानकी, आज पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो काम से फुर्सत पाएगी तो क्या थोड़ी देर मेरे पैरों में मालिश कर देगी? हाँ, काहे नहीं अम्मा जी, ज़रूर कर दूँगी, बस 2 मिनट। मैं बस किचन का सारा काम निपटा लूँ, घर का काम कर लूँ, इसके बाद मैं आपके पैरों में तेल लगा दूँगी, जानकी ने माँ जी से कहा। और वो कहकर ये किचन में चली गई। वो किचन में जाकर देखती है कि भाभी जी ने पोहा बना के रखा हुआ था और उनका बेटा बिट्टू अभी सो रहा था और हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे और घर में माँ जी थी। जानकी ने किचन फटाफट साफ़ किया और वहाँ पर वो खाना बनाने के लिए सारी तैयारी करने लगी। तभी माँ जी ने कहा कि जानकी, आज मेरा पराठा और सब्ज़ी खाने का मन है, तेरे हाथ के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, तू क्या हमारे लिए पराठा बना देगी? तो जानकी ने कहा काहे नहीं अम्मा जी, हम ज़रूर बना देंगे। वो सब्ज़ी काटने लगती है, तभी बिट्टू उठता है और वो कहता है कि जानकी आंटी, मेरे लिए मैगी बना देना, आज मैं और कुछ नहीं खाऊँगा, आज मेरी छुट्टी है तो मैं आज मैगी खाऊँगा, आप मेरे लिए मैगी बना देना, मैं ब्रश करके आता हूँ। जानकी कहती है हाँ बिट्टू बाबू, आप जल्दी से ब्रश करके आ जाओ, नहीं तो भाभी आएंगी तो गुस्सा करेंगी कि अभी तक आप सो रहे हो। जानकी मुस्कुराते हुए बिट्टू से बोलती है। इस पर जानकी किचन में तैयारी करने लगती है और वो फटाफट सारे काम करने लगती है। वो इधर दाल चावल चढ़ाती है, उधर जाकर झाड़ू लगा लेती है, फिर सब्जी काट के छौंकती है और जाकर फिर उधर उतनी देर में वो कपड़े मशीन में चला देती है, वो कपड़े धुल लेती है। वो यूँ जैसे काम कर रही थी जैसे कोई रोबोट काम कर रहा हो। माता जी उसको देखकर मुस्कुराती रहती कि ये कितना जल्दी सारा काम करती है और ये अभी 2-3 घरों में काम करके भी आई है, लेकिन इसके चेहरे पर कभी भी एक सिकन नहीं होती है कि ये थक गई है या इसे कोई परेशानी हुई है। ये हमेशा मुस्कुराती रहती है। जानकी ने खाना बनाया और लाकर माँ जी को पराठा और सब्जी दिया। माँ जी ने पराठा सब्जी खाया और कहा जानकी, तेरे हाथों में पता नहीं क्यों जादू सा है, तू जिस चीज़ को बना देती है बहुत टेस्टी बनता है। जानकी मुस्कुराकर चली जाती है। बिट्टू को मैगी देती है, जल्दी सारा काम ख़त्म करती है और फिर वो घर का सारा काम करने के बाद आकर माँ जी के पैरों में तेल लगाने लगती है। माँ जी के पैरों में तेल लगाती रहती है। माँ जी को बहुत अच्छा लगता है। उनके पैरों का दर्द यूँ लगता है जैसे कि गायब हो गया हो।
वो जानकी से कहती हैं आज बहुत दर्द था घुटनों में जानकी, मैं बिल्कुल उठ नहीं पा रही थी और बड़ी मुश्किल से मैंने अपना स्नान किया और सब कुछ अपने काम किए और मैं बैठकर पूजा करने लगी। आज बहुत तकलीफ़ थी मेरे पैरों में, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे तुमने छुआ जैसे लग रहा जादू हो गया है। मेरे पैर का दर्द एकदम से जाता गया है। कितना अच्छा लगता है, तो कितना अच्छे से हर काम करती है। भगवान तेरे बेटे को बहुत बड़ा आदमी बनाए। अम्मा जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए उसके सर पर हाथ फेर कर कहा। जानकी मुस्कुराने लगती, कहती है अम्मा जी बड़ा आदमी बने या ना बने, लेकिन दुआ करना कि वो एक अच्छा आदमी बने। तो इस पर अम्मा जी कहती हैं क्यों नहीं अच्छा आदमी बनेगा, जो है बच्चे माता पिता का रूप होते हैं और तू इतनी अच्छी है, जाहिर सी बात है तेरे पति भी बहुत अच्छे होंगे, तो दोनों के गुण तो उस बच्चे में आएंगे ही। तो जानकी मन में ही मन बुदबुदाती है कि वो चाहे जो हो मगर अपने पिता जैसा ना बने। अम्मा जी कहती क्या हुआ, तू कुछ कह रही है? तो जानकी कहती है कि नहीं अम्मा जी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। उसकी आँखों में आंसू आ जाता है। तो इस पर वो कहती नहीं जानकी क्या हुआ बेटा, तू तो मेरी बेटी जैसी है और जैसे मैं तो तुम्हें अपनी बेटी जैसी मानती। कोई तकलीफ़ है, कोई बात है तेरे दिल में, अगर कोई बात है तू मुझसे कह सकती है। तो इस पर अम्मा जी का प्यार भरा स्पर्श पाकर जानकी की आँखें भीग जाती हैं और कहती हैं कि अम्मा जी मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अपने पिता जैसा ना बने। तो इस पर अम्मा जी कहती हैं क्यों, हर औरत चाहती है कि उसका बच्चा अपने पापा जैसा बने, अपने पिता जैसा बने, लेकिन तू ऐसा क्यों चाहती है? जानकी कहती है अम्मा बहुत बड़ी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगी। तो इस पर अम्मा जी जिद करने लगती, नहीं बताना, जितनी देर तू तेल लगा रही है बताना, हो सकता है तू नादानी में उसे गलत समझ रही है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अनुभव किया है, मुझे बताना बेटा। उनके प्यार भरे बातों से जानकी पिघल जाती है और कहती है कि तो अम्मा जी कहती क्या हुआ बेटा, तुम्हारा तलाक हो गया है? मैंने कभी तुम्हारे पति को नहीं देखा, तुम 2 साल से मेरे यहाँ काम कर रही हो, लेकिन कभी जिक्र भी नहीं किया। तो इस पर जानकी कहती तलाक, फिर सोचने लगती, कहती पता नहीं अम्मा जी तलाक हो गया कि क्या, हमें नहीं समझ में आता। तो बस कुछ था जो मैंने डिसीजन लिया था, कुछ फैसला लिया था। तो इस पर अम्मा जी कहती क्या बताएगी तो माँ समझ के मुझे बता दे। तो इस पर जानकी कहती माँ अम्मा जी जब मैं शादी करके आई थी ना, तो हर लड़की की तरह मेरे अंदर भी बहुत ढेर सारे ख्वाब थे कि मेरा पति मुझसे प्यार करेगा, मेरा पति मेरा सम्मान करेगा, मेरा पति मुझे जैसे हर पति अपने पत्नी को चाहता वैसे चाहेगा। मैं हज़ारों सपने अपने आँखों में लेकर अपने ससुराल आई थी। शादी के 7 दिन बाद मेरे पति बाहर जॉब करते थे, तो उन्हें वहाँ जाना पड़ा। वहाँ पर वो करीब 6 महीने बाद तक वहाँ पर वो जॉब में रहे और यहाँ पर मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। और मेरे घर में मेरे सास ससुर भी पता नहीं क्यों मेरे प्रेगनेंसी को लेकर ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे थे। उस टाइम फ़ोन का ज़माना नहीं था। मैं चाहती थी अपने पति से खुशखबरी दूं अपने पति को कि वो पिता बनने वाले हैं, लेकिन उस टाइम पर फ़ोन नहीं था हमारे पास। सास ससुर बाहर किसी से चिट्ठी लिखवा कर भिजवाते थे पति के पास, लेकिन मैं उनसे भी नहीं कह पाती थी कि ये खुशखबरी आप अपने बेटे को दे दीजिए, क्योंकि घर में मेरी प्रेगनेंसी को लेकर कोई खुश नहीं था। 6-7 महीने बाद मेरे पति वापस जॉब पर आते हैं, वापस घर आते हैं और घर आकर उनका व्यवहार मुझे देखकर पता नहीं क्यों रूखा रूखा रहता है। पहले मैं समझ नहीं पाती कि इन्हें हो क्या गया है, क्यों ये जो है मुझसे ऐसे रूखे रूखे बात करते हैं। पहले जब यहाँ से गए थे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब इन्हें ऐसा क्या हो गया है जो ये मुझसे रूखे रूखे बात करते हैं। ये कुछ दिनों के लिए घर आए थे और ये अक्सर घर के बाहर गांव में चले जाते थे, पूरा दिन वहाँ रहते थे। मैं चाहती थी कि ये मेरे पास बैठे प्रेगनेंसी के टाइम पर। मैं चाहती थी कि ये मेरे पास बैठे, मुझसे कुछ बातें करें। ये इतने दिनों बाद मुझसे मिले हैं तो थोड़ी देर मेरे पास अपना टाइम बिताएं। लेकिन मेरे पति जब गांव में पूरा दिन बैठे रहते और शाम को वहाँ से आते तो ड्रिंक करके आते, जहाँ पर मुझे गाली गलौज देते, मुझे मारते पीटते थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इनको हो क्या गया है,
क्या ये पहले से ऐसे थे या अब जो है इधर आकर ये ऐसे हो गए? मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी। धीरे धीरे एक दिन मैंने हिम्मत किया और मैंने उनके पास गई और उनसे बोला कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस पर वो वहीं पर अपने पिता के सामने मुझ पर चिल्लाने लगी कि क्या बात करनी, जो बात करनी तुम यहीं पर करो। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि मैं ये बातें पिताजी के सामने नहीं कह सकती हूँ, आप अंदर आइए। और वो जब कमरे में आते हैं तो मैं उनका हाथ पकड़ कर अपने पेट पर रखती हूँ और कहती हूँ कि बताइए, ये बच्चा भी पूछ रहा है कि मेरे पापा नाराज़ क्यों हैं। तो इस पर उनका पति अपना हाथ झटक देता और कहता है, ये बच्चा पूछ रहा मुझसे, इसे पता है कि मैं इसका ही पिता हूँ। इस पर जो है फिर आगे जानकी बताती कि इस पर मेरा दिमाग पूरी तरह से चकरा गया। मैंने उनसे पूछा कि क्यों, ये आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो इस पर जानकी के पति ने कहा कि हाँ, मैं तुमसे यही पूछ रहा हूँ कि क्या ये इस बच्चे को पता है कि मैं ही इसका पिता हूँ, ये मेरा ही बच्चा है। जानकी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहती है कि क्या गलत सलत बोल रहे हैं आप, आपका नहीं तो ये किसका बच्चा है? मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, मैं अपने मायके नहीं गई हूँ, कहीं नहीं गई हूँ, फिर आप ये गलत लांछन मेरे ऊपर क्यों लगा रहे हो? इस पर जानकी का पति उस पर चिल्लाता है, उसके ऊपर हाथ उठा देता है। वो कहता है, माँ बाबूजी सब लोग यही कह रहे हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है और मैं सिर्फ 7 दिन तुम्हारे साथ रहा हूँ, इसके अलावा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा हूँ, ज़रूर ये किसी और का बच्चा है। जानकी गिड़गिड़ाती है, रोती है और वो कहती कि आप जो कहिए मैं वो चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ, आप ये लांछन मेरे ऊपर मत लगाइए। मैं पवित्र हूँ, मैं जैसे सीता पवित्र थी वैसे मैं पवित्र हूँ। आप मेरे पवित्रता पर उंगली मत उठाइए। मेरे पास सिर्फ यही एक चीज़ है, आत्मसम्मान, उसको ठोकर मत मारिए। वो गिड़गिड़ाती रहती है पर उसका पति उसे धक्के मारकर घर के बाहर चला जाता है। जानकी पूरी रात रोती है और मन ही मन वो डिसीजन लेती है। दूसरे दिन वो अपना फैसला अपने घर वालों को सुनाती है। वो कहती है कि जहाँ पर मैंने आपसे मार खाया, बेइज्जती सुनी, गाली सुनी, लेकिन आज बात मेरे आत्मसम्मान की है, आज बात मेरे चरित्र की है। आपने आज मेरे चरित्र पर उंगली उठाई है। मैं जैसे माता सीता पवित्र थी वैसे ही मैं पवित्र हूँ, लेकिन मैं अग्नि परीक्षा देकर अपने आप को भस्म नहीं करूँगी और मैं आज से आपका ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं अपने बच्चे के साथ कहीं भी रह लूँगी, कहीं भी जीवन यापन कर लूँगी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूँगी जहाँ पर आपको ये विश्वास नहीं है कि आपकी पत्नी का चरित्र कैसा है। मैं बार बार आपसे दुहाई दे रही हूँ, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि मैं पवित्र हूँ, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो मैं अब अपनी सफाई नहीं दूँगी और मैं अपने बच्चे को लेकर जा रही हूँ। ये कहकर जानकी अपना सामान घर से उठाती है और लेकर घर से बाहर चली जाती है। घर से बाहर निकलने के बाद वो प्रेग्नेंट रहती है और बाद वो सोचती भी है कि वो कहाँ जाएगी। अगर मायके में जाती है तो मायके में भी लोग लांछन लगाएंगे और उस पर 10 तरह की बातें कसेंगे, कल उसके बच्चे को लोग गलत बोलेंगे। ये सोचकर वो बस में बैठती है और किसी दूसरे शहर चली जाती है। ये सारी बातें बताते बताते जानकी की आंखें भर आती है और वो कहती है, माँ जी बताइए इसमें मेरा कसूर क्या था? मैं अपने पति से बार बार कह रही थी कि मैं पवित्र हूँ, मगर वो मान ही नहीं रहा था, वो मेरे बच्चे को अपना ही नहीं रहा था। इस वजह से मैंने घर छोड़ दिया। मैं घर आकर इस शहर में बस गई और यहाँ पर कई घरों में मैंने झाड़ू पोछा किया, मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया और उसे पढ़ाया लिखाया और आज उसे इतना बड़ा किया। माँ जी जानकी की बातें सुनकर उनकी आंखें भर आती हैं, वो उनका गला रुक जाता है और वो कहती हैं कि बेटा तुमने बहुत संघर्ष किया है और तुमने एक अच्छा डिसीजन लिया। जिस घर में तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाया जा रहा था, कल उस बच्चे को भी गलत बोला जाता और तुम कम से कम तुमने अपने आत्मसम्मान को बचाया। और जानती हो ना बेटा कि
एक औरत को हमेशा परीक्षाएं देनी पड़ी है। तुम तो जानकी हो, माँ सीता जैसी। तो जिस तरह माँ सीता को परीक्षाएं देनी पड़ी थी, आज तुम्हें भी उसी तरह परीक्षाएं देनी पड़ी, लेकिन तुम भी एक साहसी और निडर महिला हो। मुझे गर्व है बेटा कि तुम 2 साल से हम लोगों के साथ रह रही हो, और कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो तुम मुझसे ज़रूर कहना, मैं तुम्हारे हर डिसीजन में साथ में हूँ। ये कहकर वो जानकी को गले लगा लेती हैं। जानकी मुस्कुराने लगती है और कहती, माँ जी, हम औरतों के जीवन में सिर्फ संघर्ष होते हैं, और कोई बात नहीं, मेरे पति ने छोड़ा या मैंने छोड़ा तो ईश्वर। वो माँ जी कहती हैं, अब इस समय तुम्हारा पति कहाँ है? तो जानकी ने कहा कि मुझे खुद ही नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं, पर मैं आशा करती हूँ जहाँ पे होंगे सही होंगे। तो इस पर माँ जी मुस्कुराने लगती हैं कि इसके मन में कोई भी नफ़रत या कुछ ऐसा नहीं अपने पति के लिए। और धीरे धीरे जानकी फिर घर का सारा काम करती है और चली जाती है। माँ जी जानकी की इस चीज़ को, जानकी के ऊपर गर्व सा महसूस करती हैं कि एक बिना पढ़ी लिखी लड़की जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ सकती है, तो हमारे यहाँ की और लड़कियाँ क्यों नहीं लड़ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी आत्मसम्मान यहीं पर ख़त्म होती है। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग घर छोड़ दीजिए कुछ है, लेकिन अपने आत्मसम्मान के लिए आप अपनी शिक्षा पर जोर दीजिए। जानते हैं, अगर आप के अंदर शिक्षा है, आप पढ़ाई लिखाई करके या कुछ जॉब कर रहे हैं, तो आप अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े हो सकते हैं। नारी के लिए समाज में खड़ा होना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आपको हर चीज़ की जानकारी होती है, और आप अपने आत्मसम्मान के लिए भी खड़े हो सकते हैं, आप अपनों के लिए भी खड़े हो सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है शिक्षा। आप अपने शिक्षा पर ज़रूर ध्यान दीजिए और जो है अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाते रहिए। इसी के साथ मेरी ये कहानी आत्मसम्मान यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। और हाँ, मेरी कहानी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और थैंक्स, आप लोग मेरी पिछली कहानी को बहुत आप लोगों ने पसंद किया। सच में विश्वासघात को भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो फिर मैं मिलती हूँ। और देखिए, सीज़न शुरू हो गया और मेरे गमलों में फूल भी आने लगे हैं। मेरे सीज़न का पहला फूल आना शुरू हो गए। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को। बाय।